आपने दो टू कार्यक्रम शुरू करा था ताकि पक्ष विपक्ष के लोग आकर अपनी बात रख सकें, लेकिन हाल ही इलेक्शन में इंडिया अलायंस ने आप ही को प्रतिबंध कर दिया। सब कुछ है मीडिया में, प्रैक्टिकल चीज़ों से आदमी सीखता है। आप सिर्फ क्लासरूम में पढ़कर, किताबें पढ़कर अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते। 2011 में 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, आपको 3 लोगों ने गाड़ियों में कैद कर लिया था। वो बहुत बुरा दौर। आप आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, कल को आप देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करेंगे। वो बहुत बुरा दौर था मेरा, और मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर है एज ए जर्नलिस्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वाईएमसी संचार की खास पेशकश तजुर्बा में। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है श्री अशोक श्रीवास्तव। अशोक श्रीवास्तव जी के तजुर्बे की बात करूं तो ये पिछले 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, जिसमें अकेले 2 दशक इन्होंने डीडी न्यूज़ को दिए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सर, आप डीडी न्यूज़ में सीनियर कंसल्टिंग एडिटर और एंकर भी हैं। पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपका अब तक का तजुर्बा कैसा रहा पत्रकारिता के फील्ड में? क्योंकि आपका शीर्षक ही तजुर्बा है, तो तजुर्बा तो बहुत अच्छा और बुरा हर तरह का तजुर्बा रहा। पूरी ज़िंदगी निकल गई, करीब 3 दशक से ज़्यादा, 30 साल से ज़्यादा हो गए। पहले प्रिंट में काम करता था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया। अच्छी बात ये रही कि वक्त के साथ साथ चीज़ें सीखता रहा। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं, टेक्निकली तो मैं बहुत पुअर हूँ, लेकिन जैसे पहले प्रिंट मीडिया में काम करता था तो अखबार में, फिर उसके बाद टेलीविज़न में आ गया। तो ये जो तजुर्बा है, मुझे लगता है जर्नलिज्म को का जो है ना, एक जर्नलिस्ट होने के नाते एक आपको एक ज़िंदगी में एक अलग तरह का तजुर्बा मिलता है। एक तो दुनिया को बहुत करीब से जानने का मौका मिलता है, लोगों को बहुत करीब से जानने का मौका मिलता है, जो कुछ घटनाएं हो रही हैं। एक जो व्यूअर है, एक जो लिसनर है, दर्शक है, रीडर है, वो तो चीज़ों को अखबार के या टेलीविज़न के माध्यम से देखता है, वो एक रिपोर्ट के माध्यम से देखता है। उस रिपोर्ट के पीछे क्या है, हम लोगों को वो तजुर्बा भी होता है। उस रिपोर्ट के पीछे क्या कहानी, हमको वो तजुर्बा भी होता है। तो वो ज़िंदगी में आपको बहुत सिखाता है। नेताओं के करीब हम रहते हैं, नेताओं को करीब से देखने का मौका मिलता है, तब भी दिखता है कि टेलीविज़न पे दिखने वाले, टेलीविज़न पे बोलने वाले नेता जो हैं वो पीछे से कैसे होते हैं। कई बार बहुत अच्छे होते हैं अंदर से, कई बार ऐसे भी होते हैं जो टीवी पे इनकी भाषा सही होती है, लेकिन घर में अपने ही जो काम करने वाला व्यक्ति होगा उसके लिए वो किसी और तरह की भाषा, तो पता चलता है कि अंदर से व्यक्ति कैसा है। तो ऐसे बहुत सारे तजुर्बे होते हैं, देश और दुनिया को जानने का मौका मिलता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मुझे एक सौभाग्य से एक मौका ये मिला कि मुझे देश के 3 प्रधानमंत्रियों के साथ भारत के बाहर दौरे करने को मिला। उसमें मेरे लिए सबसे जो अच्छा एक्सपीरियंस था वो अमेरिका, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अलग अलग कारणों से अमेरिका एक सुपर पावर है, और इसके अलावा जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक ऐसे जो टेरर एक कंट्री माने जाते हैं जहाँ पर आतंकवाद बहुत होता है। तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अफ़गानिस्तान में गया तो वहाँ मैंने वो महसूस किया कि वहाँ के लोग किस तरह के इस आतंक के बीच क्या महसूस करते होंगे। अमेरिका में गया, और अमेरिका बीते 2 दशकों से जा रहा हूँ, तो ये देखने को मिला कि अमेरिका में किस तरह से भारत की प्रतिष्ठा जो है बड़ी है। वो सुपर पावर देश में जब मैं आज के 20 साल पहले गया था वहाँ पर पहली बार, तो वहाँ भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर लोग कोई पूछते नहीं थे। अखबारों में एक लाइन नहीं छपती थी खबर की। आज वहाँ पर भारत का प्रधानमंत्री जाता है तो हेडलाइंस होती हैं, लोग भारत के प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, भारत के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तो ये भी पता चलता है कि भारत जो है कितना आगे बढ़ गया, कितनी ताकत। तो ऐसे बड़े सारे तजुर्बे हैं, और मुझे लगता है वो तजुर्बे जो है आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। सर ने कहा कि उन्होंने 3 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में काम करने का सौभाग्य मिला। वो 3 प्रधानमंत्री में दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो रहे, जिनके कार्यकाल में आप गए। आप अक्सर अपने वक्तव्य में कहते हैं कि आप अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं, वो मायने नहीं रखता कि किस पोस्ट और किस डेजिग्नेशन पर आप हैं। आप ये भी कहते हैं कि आज के युवाओं में आप इस चीज़ की कमी देखते हैं, इस कमी को आप कैसे बताना चाहेंगे? नहीं, मुझे सिर्फ ये लगता है कि आज जो यंग जनरेशन है थोड़ा मेहनत से बचती है। अब वो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कारण क्या है, बताना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो अचीव किया बहुत मेहनत करके अचीव किया। मेरे लिए कोई जो है रेड रोजेज़ नहीं बिछे हुए थे, मेरे लिए कोई रेड कारपेट नहीं था, मुझे कोई पीछे से पुश करने वाला नहीं था, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं था। तो मैं यहाँ तक जो पहुँचा वो अपनी मेहनत से पहुँचा, और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी। छोटी सी बात बता रहा हूँ, जब मैं टेलीविज़न अखबार से टेलीविज़न में गया, नलिनी सिंह जी के साथ मैंने आंखों देखी प्रोग्राम शुरू किया, तो मैं बाकायदा, मैं और मेरे 1-2 साथी थे, हम लोग वहाँ पर जो अलमीरा थी जिसमें टेप्स रखी थी, हम वहाँ पर सफाई तक करने का काम किया। हम वहाँ सफाई करते थे,
हम वहाँ पर जो है एक दिन प्रोग्राम बनाते थे, रात को वही ज़मीन पे बिस्तर लगा के सो जाते थे। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ठीक है, आपको हो सकता है आज की तारीख में, जैसे मैं खुद, हम लोग क्या होता है कि एक ये परंपरा भी है, एक इस तरह का वो भी है कि हर व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करता है। व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ। हाँ, नहीं नहीं, अच्छी से अच्छी जिंदगी माँ बाप कोशिश करते हैं। जैसे हमारे माता पिता की जिंदगी में ज़्यादा संघर्ष था, उन्होंने शायद हमें ज़्यादा अच्छी जिंदगी नहीं दे पाए। मैं खुद शायद अपने बच्चों को मुझे जो जिंदगी मिली उससे बेहतर जिंदगी दे पा रहा हूँ, तो शायद स्ट्रगल उनको समझ में नहीं आता। इसी तरह से यंग पीढ़ी का भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आप 12th में आते हैं तो आप 10वीं में आते हैं तो आपको आईफोन मिल जाता है, वो सब, तो वो सब चीज़ें बहुत, तो इसलिए स्ट्रगल करने का शायद वो मादा कमज़ोर होगा। मैं इसमें ये नहीं कहता कि उनका कसूर है, परिवेश ऐसा हो गया, सब माहौल ऐसा हो गया, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में अचीव कुछ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत मेहनत करनी चाहिए। मेहनत आपको बहुत कुछ सिखा देती है। सर, आप अक्सर चर्चा में बने रहते हैं और सबसे ज़्यादा चर्चा में आप आए 2014 से इलेक्शन वाले टाइम पे, जब आपने आपके प्रधानमंत्री और पूर्व में गुजरात के मुख्यमंत्री जब थे नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू को डीडी द्वारा काट के दिखाया गया। वो क्या तौर था? और जो, क्योंकि जब आपने इतनी मेहनत करी और आपको पता लगता है कि आपका इंटरव्यू दिखाया ही नहीं जा रहा, तो उस वक्त आप कैसे गुजरे थे? वो बहुत बुरा दौर था मेरा, और मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर एज ए जर्नलिस्ट। आप सोचिए, आप एक ऐसा व्यक्ति, उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बीजेपी उनको अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी। देश का हर बड़ा पत्रकार उनका इंटरव्यू लेना चाहता था, देश की नहीं दुनिया का हर बड़ा पत्रकार उनका इंटरव्यू लेना चाहता था, और उन्होंने सेलेक्टेड लोगों को इंटरव्यूज़ दिए। उसमें मैं भी भाग्यशाली था, मुझे वो इंटरव्यू मिला। और उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू गुजरात से भेज दिया और मुझे पता चला वो टेलीकास्ट नहीं हुआ, उसको रोक दिया गया है, तो मेरे लिए उस समय ऐसा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक बार लगता था कि मैं जॉब छोड़ दूं, एक बार लगता था कि मैं बगावत करूं, क्या करूं। उन सब के बीच थोड़ा सा मैंने अपने मन को थोड़ा सा मैंने बैलेंस करते हुए सोचा क्या करना चाहिए। अल्टीमेटली सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, तो मैंने उस वक्त ट्विटर का सहारा लिया, और मैंने खुद नहीं, ट्विटर पे किसी से मैंने कहा कि इस खबर को लीक करना चाहिए, क्योंकि एक जर्नलिस्ट को एक बात कचोट रही थी कि भाई एक ऐसा इंटरव्यू जो मैं अपने ऑफिस से परमिशन लेके कर रहा हूँ, उसको आप रोक रहे हो, किस बिना पे रोक रहे हो। तो वो जो है चीज़, वो जब वो सोशल मीडिया पे लीक हो गया, तो उसके बाद उस समय जो लोग थे, हमारे जो बॉसेस थे, वो बुरी तरह से गिर गए। उनको भी इंटरव्यू दिखाना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसको फिर बुरी तरह से काट दिया, सेंसर कर दिया। लेकिन कहते हैं ईश्वर बहुत बड़ी ताकत होता है, और आप जब चाहते हैं तो वो चीज़ होती है। ये चीज़ मैं नहीं जानता, लेकिन कहाँ से वो खबर भी लीक कर गई कि इंटरव्यू काटा गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छप गई। उसके बाद वो पूरा इंटरव्यू जो है वो सोशल मीडिया पर आ गया, और उसके बाद 2014 के चुनाव में 10 दिन तक सिर्फ और सिर्फ मेरे इंटरव्यू की चर्चा थी। तो मुझे लगता है जो इंटरव्यू आराम से टेलीकास्ट हो जाता, उसमें शायद वो 1 या 2 दिन खबर बनता, वो 10 दिन तक खबर बना रहा। तो वो मुश्किल दौर था, लेकिन आज सोचता हूँ तो वो लगता है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। अक्सर हम ग्लैमर की दुनिया की तरफ भागते हैं, लेकिन पत्रकारिता में संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। एक ऐसा ही मेरे को आपका कहानी का किस्सा याद आता है कि जब लोग आई थिंक 2011 में 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, आपको 3 लोगों ने गाड़ियों में कैद कर लिया था। सर, क्या वो किस्सा रहा था? मुझे किडनैप कर लिया गया था, और 3 हथियारबंद लोग थे। मैं गाड़ी अपनी पार्क कर रहा था, तो वहाँ से एक पिस्टल लेकर आया और उसने मेरे यहाँ पे हिट किया, और सीधा उसने बट से मारा। मैं एकदम से गिर पड़ा, गाड़ी के अंदर गिर पड़ा। गाड़ी के अंदर गिरा तो तब तक क्योंकि आजकल जो गाड़ियाँ होती हैं वो सेंट्रल लॉकिंग होती हैं, तो जब मैं अंदर गिरा तब तक बाकी सारे दरवाजे खुले हुए थे सेंट्रल लॉकिंग की वजह से। तो उनमें से बाकी 2 लोग आए, उन्होंने सीधा गाड़ी के अंदर घुसे और मेरे कनपट्टी पे बंदूक लगा दी और कहा कि चुपचाप बैठे रहो। और उसके बाद मुझे बहुत समय तक समझ नहीं आया। पहले तो उन्होंने मुझे चीट करने के लिए, मुझे उन्होंने धोखा देने के लिए, क्योंकि क्रिसमस मन रहा था, सब लोग बहुत सड़कों पर थे, तो मैं शोर ना मचाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि हमें सिर्फ तेरी गाड़ी चाहिए और आगे जाकर हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो मुझे लगा वास्तव में उस समय समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो भीड़ से निकल गए तब फिर मुझे उनका मकसद समझ में आया कि वो लोग मुझे किडनैप करके ले जा रहे हैं। 6 घंटे में उन किडनैपर्स के साथ था, लेकिन अगेन मैं उसके लिए भगवान को शुक्रगुजार हूँ, ईश्वर का बहुत धन्यवाद है। मुझे भगवान ने रास्ता दिखाया, और मैंने अपने जो है अपने आप पर नियंत्रण रखा। 3 गनमैन के साथ था। कई बार ऐसा लगा बीच में कि शायद अब मेरे आखिरी पल है, अब मुझे मार देंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती गई
कुछ कुछ ऐसी चीज़ें घटती गई कि उनका मैंने दिल जीत लिया। और उनको भी लगा, उन्होंने बाद में मुझसे कहा कि यार श्रीवास्तव, तू आदमी तो बड़ा सही है, हमने तुझे उन्होंने 2,000 रुपए भी दिए। बाद में उन्होंने 2,000 रुपए जो है मुझे कहा तू यार घर चले जाइए। तो लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल वक्त था, लेकिन शायद ईश्वर कुछ सिखाना चाहता था, कुछ अनुभव देना चाहता था, और बुरे लोगों का भी एक अच्छा जो है मुझे पक्ष शायद देखने का अवसर मिला। ये मेरा तजुर्बा है। मैं आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि समय की थोड़ी हमारे पास पाबंदी है। आपने 2 टूक कार्यक्रम शुरू करा था ताकि पक्ष विपक्ष के लोग आकर अपनी बात रख सकें, लेकिन हाल ही इलेक्शन में इंडिया अलायंस ने आप ही को प्रतिबंध कर दिया कि हम कहीं भी इंटरव्यू दे के आएंगे, लेकिन 14 पत्रकारों के पास नहीं जाएंगे, जिसमें से एक नाम आपका था। हाँ। इस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि पत्रकार अगर निष्पक्ष होना चाहते हैं तो पार्टी उसको क्यों नहीं होने देती? ये अजीब सी सिचुएशन है मुझे लगता है। देखिए, जहाँ तक मैंने 2 टूक कार्यक्रम है, इससे पहले मैं ये बताऊं बहुत कि दूरदर्शन पे मुझे आज 22 साल हो गए, 23वां साल शुरू हो रहा है, और इन 22 सालों में मैंने देखा दूरदर्शन पे एक बात था। दूरदर्शन आप भी जानते हैं, अगर आप रिसर्च करेंगे, दूरदर्शन को कभी राजीव दर्शन, कभी इंदिरा दर्शन कहा जाता था। ये बात है कि दूरदर्शन पर विपक्ष को आवाज़ नहीं मिलती थी। जब अरुण जेटली आईएनबी मिनिस्टर थे तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जब तक हम विपक्ष को नहीं बुलाएंगे तब तक हमारी क्रेडिबिलिटी कैसे होगी, हम सिर्फ सरकार को दिखाते रहेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। तो अब मैंने 2 टूक प्रोग्राम शुरू किया। अब आप सोचिए कि दूरदर्शन पे जिस पे विपक्ष को मंच नहीं मिलता था, कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी को नहीं बुलाया जाता था, बीजेपी की सरकार होती तो कांग्रेस को नहीं बुलाया जाता था। वहां पर कांग्रेस को रोज एक मौका मिला आने का, आकर अपनी बात करने का। और उसके बाद जो है ये अब होता क्या था, मैं किसी भी गेस्ट को बुला रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट मेरा काम है, अगर मेरा कोई गेस्ट जो है गलत फैक्ट रख रहा है प्रोग्राम में तो मैं उसको काटूंगा, मैं उसको सही करूंगा। अगर आप मेरे प्रोग्राम में आकर ये कह देंगे कि भारत जो है वो एक इंडेक्स आया, इंटरनेशनल इंडेक्स आया, भारत जो है भुखमरी में पाकिस्तान से भी पीछे है, तो मैं उसको करेक्ट करूंगा उस बयान को कि वो क्या है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए नेता कह रहा है कि भारत भुखमरी में पाकिस्तान से पीछे है। मैं उसको फैक्ट्स दूंगा ना कि भाई पाकिस्तान में तो आटे के लिए मर्डर हो रहे हैं, पाकिस्तान में तो आटे के लिए जो है दंगे हो रहे हैं, और पाकिस्तान को, श्रीलंका को, भूटान को, ऐसे दुनिया के कई देश, अफगानिस्तान को भारत अनाज दे रहा है मुफ्त में, तो जो दूसरों को खाना खिला रहा है वो भूखा कैसे हो सकता है? तो मैं उसको काउंटर कर दूंगा तो उनको बुरा लग जाता है। वो कहते हैं भारत में मीडिया की आज़ादी नहीं है, दूरदर्शन जो है गुलाम है। मैं उनसे कहता हूं दूरदर्शन तो आपके समय में गुलाम था जब आप विपक्ष को बुलाते नहीं थे। और भारत में अगर मीडिया को आज़ादी नहीं होती तो मैं आज दूरदर्शन पे बैठ के आपको सरकार से सवाल पूछने का मौका कैसे दे रहा होता? तो ये सब चीज़ें जब मैं काउंटर करता था उनको बुरा लगता था। वो लोग भाषा की मर्यादा तोड़ते थे, मैं उनको रोकता था। ये सब चीज़ें उनको खराब लगती थी, तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा नहीं, हम आपको बैन कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और ये 2 टूक कार्यक्रम तब शुरू हुआ उन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जिनको खुद दूरदर्शन में 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया था और जिनको दुनिया तानाशाह कहती है। लेकिन आप सोचिए, दूरदर्शन पर बैठ करके कांग्रेस के नेता आते हैं और नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह होते, ठीक है, तो फिर दूरदर्शन पर क्या कोई विपक्ष का नेता आके उनको तानाशाह कह सकता था? कोई अगर तानाशाह होते नरेंद्र मोदी तो अगले दिन 2 टूक बंद हो जाता, अगले दिन उस मेहमान को बुलाना बंद कर देते। लेकिन वो एक बार कहता, हम उसको दोबारा बुलाते हैं। तो ये कौन सी आप फेक नैरेटिव्स का जमाना है शायद। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि आज आप सीएमटी डिपार्टमेंट में आए, आपने यहाँ का स्टूडियो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, यहाँ के स्टूडेंट से आप मिले, क्या रिव्यू और फीडबैक आप देना चाहेंगे हम स्टूडेंट? पहली बात, आपने जो इंटरव्यू किया, आपने बड़ी रिसर्च की थी, और ये मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ के स्टूडेंट्स रिसर्च, क्योंकि कई जगह मैं जाता हूँ लोग इंटरव्यू करते हैं, लेकिन आपने बड़ा रिसर्च करके थॉरो जो है इंटरव्यू किया। दूसरी बात, मैं बहुत जगह जाता हूँ, मैंने ऐसा स्टूडियो तो कहीं नहीं देखा, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में ऐसा स्टूडियो, बहुत शानदार स्टूडियो है, स्टूडेंट्स बहुत कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि जो सब कुछ है मीडिया में, प्रैक्टिकल चीज़ों से आदमी सीखता है। आप सिर्फ क्लासरूम में पढ़कर, किताबें पढ़कर अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते, प्रैक्टिकली आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, और आपको ये मौका मिल रहा है। तो इसलिए मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आज भी जो फोटोग्राफी आपका क्लब शुरू हुआ, वो भी एक इस तरह के है कि स्किल एनहेंस करना बड़ा ज़रूरी है। आप आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, कल को आप देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करेंगे, आपको वो अनुभव जो हो रहा है, तो तजुर्बा हो रहा है, वो तजुर्बा सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आपको वो यहाँ मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत, यहाँ के आपके डिपार्टमेंट के, आपके वाइस चांसलर, सब लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है आप लोगों को चाहिए इस मौके का जितना अवसर फ़ायदा उठा सकें वो उठाइए। तो आप सुन रहे थे ब्रिटेन की संसद में भारत गौरव रत्न प्राप्त श्री अशोक श्रीवास्तव जी को। तजुर्बा में हम ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हेमंत शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।